सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान 1979। तो आज की वीडियो का टॉपिक है सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, जो कि 1979 में हुआ था। साथ में हम ये बात करेंगे कि क्यों ये इन्वेजन फेल हो गया और इसमें अमेरिका का रोल क्या था। वीडियो 3 पॉइंटर में डिवाइड होगा, जिसमें हम पहले देखेंगे कि 1979 के सिचुएशन और बैकग्राउंड क्या थे, और उसके बाद में हम देखेंगे कि रशिया ने इन्वेड क्यों किया और अमेरिका ने मुजाहिदीन को क्रिएट क्यों किया, और लास्ट राउंड में हम देखेंगे कि सोवियत की लॉस क्यों हुआ, और साथ में कैजुअलिटीज़ और आफ्टर मैच जानेंगे वॉर का। तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ये आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये 1970s का मैप है। देखिए इसमें किसी यूएसआर अपने ऑलमोस्ट पीक को क्रॉस कर चुका है और अपने डिक्लाइन फेज पे आने वाला है अब। तो जैसा आप मैप में देख रहे हैं, ये सारी एशियन कंट्रीज़ या तो यूएसआर के पार्ट थी या तो यूएसआर और कम्युनिज्म का सपोर्ट कर रही थी उस टाइम पे। जैसा आप मिडिल एशियन कंट्रीज़ देख सकते हैं, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब तो ऑफिशियली यूएसआर का पार्ट ही थे। साथ ही में यहाँ पे साउथ साइड में यूएसआर की चाइना भी कम्युनिस्ट हो चुका था, और अफगानिस्तान तो सपोर्टर था ही वहाँ पे यूएसआर का। एस की जो गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान में, वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रही थी, और यूएसआर के सपोर्ट से ही वो गवर्नमेंट वहाँ पे धीरे धीरे रेडिकल रिलीजन को छोड़कर डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन कर रही थी। सारी सिचुएशंस अफगानिस्तान और यूएसआर के फेवर में ही थी वो टाइम पे। पर अब आगे देखिए, जैसे ईरान में अभी तक रिवॉल्यूशन हुआ नहीं था। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एस की, जब तक ईरान में रिवॉल्यूशन नहीं आया था, ईरानियन रेवोल्यूशन, तब तक ईरान के अंदर जो गवर्नमेंट थी वो यूएसए के सपोर्ट में थी, और सेम वहाँ पर भी जो गवर्नमेंट थी वो यूएसए के सपोर्ट से मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट कर रही थी और डेवलपमेंट को प्रमोट कर रही थी और रेडिकल रिलीजन को डिमोटिवेट कर रही थी। देखिए, जो अमेरिका ने ईरान को सपोर्ट किया था उस टाइम पे, वो यूएसएसआर के अफगानिस्तान के सपोर्ट को काउंटर बैलेंस करने के लिए अमेरिका ने सपोर्ट किया था। ऐसी कोल्ड वॉर का टाइम था, तो दोनों कंट्रीज़ को अमेरिका और यूएसएसआर सपोर्ट कर रहे थे ताकि वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर पाए एशिया के इस पार्ट में। 1978 से चीज़ें बदलना स्टार्ट हुई। जब 1978 में ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ और खोमेनीज़ पावर में आए, तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हार्ड कोर इस्लाम रूल्स को लगाना ईरान के ऊपर, और जो ईरान में यूएसए का इंटरफेरेंस है उसको ख़त्म करना। ऐसी उनको ये बात से प्रॉब्लम थी कि यूएसए डेवलपमेंट के नाम पे जो उनके रिलीजन के खिलाफ जा रहा है। 1978 के बाद से ही ईरान एक हार्ड कोर इस्लामिक कंट्री बन गया, वरना उसके पहले ईरान भी काफ़ी नॉर्मल लिबरल कंट्री था। जैसा आप देख सकते हैं, ये सारे ईरान की पिक्स हैं उस टाइम पे जब ईरान एक लिबरल कंट्री था। 1978 के ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद ईरान के ऊपर से यूएसए का कंट्रोल चले गया, और एशिया में कुछ ऐसा हाल था कि पहले यूएसआर खुद अपने आप में इतना बड़ा नेशन था जिसके अंदर इतनी सारी कंट्रीज़ थी मॉडर्न टाइम की। उसके बाद अफगानिस्तान भी यूएसआर के कंट्रोल में था, उधर चाइना भी कम्युनिस्ट रेजिम के साथ यूएसआर के कंट्रोल में था, मतलब उसके सपोर्ट में था। नीचे वियतनाम भी यूएसआर के सपोर्ट में हो गया था। ऐसे 1975 में वियतनाम का वॉर एंड हुआ और वो एंटी यूएसए होकर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करने लगा। साथ ही में 1971 में इंडिया और यूएस के रिलेशन भी काफ़ी ख़राब हो गए थे, जिसके बाद यूएसएसआर और इंडिया काफ़ी क्लोज पार्टनर्स बन गए थे। और साथ ही में इराक के अंडर भी डिक्टेटर सद्दाम हुसैन अपने पावर में आ गया था। तो आप देखते हैं लगभग पूरे एशिया से यूएसए की मेजर अलायंस खत्म होते जा रहे थे। आप ये देख सकते हैं कि जो यूएसएसआर है उसको अगर अफगानिस्तान में कंट्रोल होगा, और बाजू वाली कंट्री जो अफगानिस्तान से लगती है वेस्ट साइड में, वो है ईरान, और ईरान ऑलरेडी एंटी यूएस है, और फ्यूचर में इराक भी एंटी यूएस होने वाला है। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली यूएसआर अपने आप को वेस्ट एशिया में लाने में कामयाब हो जाएगा। उसके लिए उसका अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी था। ये एक मेन रीज़न बना कि जब यूएसआर ने अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया, ताकि जो वहाँ की गवर्नमेंट जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और यूएसआर के सपोर्ट में थी उसको बचा सके वो। अब बात करते हैं यूएसए की इंटरवेंशन और मुजाहिदीन की क्रिएशन के बारे में। तो देखिए, ये सारी चीज़ें यूएसए देख रहा था कि कैसे यूएसआर अपने आप को फैलाते जा रहा है पूरे एशिया के अंदर। इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए यूएसए ने अपने हिपोक्रेसी दिखाते हुए, जो अफगानिस्तान की उस टाइम पे गवर्नमेंट थी और उन गवर्नमेंट के अंदर जो ऑफिशियल्स थे, कुछ ऑफिशियल्स ऐसे भी थे जो इस मॉडर्नाइजेशन से खुश नहीं थे। ऐसी जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी होती है वो रिलीजन को मानते नहीं, तो उनके ज़्यादातर के जो डेवलपमेंट के गोल्स होते हैं वो रिलीजन को माइंड में रख के नहीं रखते, जिसकी वजह से जो उस टाइम पे अफगानिस्तान में गवर्नमेंट थी जिसकी बैकिंग यूएसएसआर कर रहा था, उसके खिलाफ जाना चाहते थे वो, और उनको ही यूएसए ने ललचाया अपने बेनिफिट्स दिखा के कि उनको फ्यूचर में वो पावर मिला देगा वहाँ की करंट गवर्नमेंट को हटा के। अब देखिए, मैंने इसे हिपोक्रेसी इसलिए बोला यूएसए की, क्योंकि सेम काम यूएसए ईरान में कर रहा था। वहाँ पे उनको वो रिलीजन को सेकंड रख के अब डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन कर रहा था, और सेम काम अफगानिस्तान के अंदर यूएसआर भी कर रहा था। बट जब यूएसए को ज़रूरत पड़ी कि जहाँ पे अपना रिलीजन कार्ड प्ले करने की, तो उसने वो कार्ड प्ले किया, और कि तुम्हारे रिलीजन के खिलाफ है ये करंट गवर्नमेंट, और इसके जो डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन है ये तुम्हारे रिलीजन के खिलाफ है। कमिंग बैक टू टॉपिक, तो जो ये रेडिकल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और जो हार्ड कोर रेडिकल ट्राइबल्स थे अफगानिस्तान के अंदर, दोनों मिलकर यूएसए के साथ जो उस टाइम की 1979 की गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान की, उसके खिलाफ कूप कर दिया और उस गवर्नमेंट को और पूरे अफगानिस्तान को डिस्टेबलाइज कर दिया।
और अफगानिस्तान की जो उस टाइम की गवर्नमेंट थी जिसकी बैकिंग यूएसएसआर कर रहा था, उसको पावर से हटा के खुद पावर में आ गए। तो जो वो गवर्नमेंट थी उसने यूएसएसआर से मिलिट्री इंटरवेंशन करने के लिए बोला और यूएसएसआर ने स्पेशल ऑपरेशन जिसका नाम रखा ऑपरेशन स्टॉर्म 333 ये लॉन्च किया इसके खिलाफ। जो ये रेडिकल ऑफिशियल्स थे गवर्नमेंट के और जो ट्राइबल लोगों थे, इनको ही नाम आगे चल के दिया गया मुजाहिदीन। इन मुजाहिदीन को ट्रेनिंग देना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना, वेपन एड देना, इन सब का ध्यान द गार्डियन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी यूएसए और उसके एलाइज साथ में दे रहे थे। इन सब की सप्लाई उन्होंने कंटिन्यूस 10 ईयर्स तक रखा। अगर आप अफगानिस्तान का मैप देखेंगे तो अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी अफगानिस्तान के पास कोई सी पोर्ट नहीं है। तो इस एड को यूएसए और उसके अलाज सप्लाई कैसे करते थे? ऐसे की नॉर्थ में जो कंट्री है वो तो यूएसएसआर ही है और वेस्टर्न बॉर्डर पे जो कंट्री है वो ईरान है, जो कि एंटी यूएसए है ऑलरेडी आफ्टर ईरानियन रेवोल्यूशन। तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो अफगानिस्तान को एड जा रही थी यूएसए के द्वारा, ये पहुंचती कैसी थी? तो अब पिक्चर में आता है वो कंट्री जो जब से बना है तब से उसकी इकोनॉमी की हालत और उसका मुल्क दोनों नासाज ही हैं, यानी कि दी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ, वो कंट्री जहाँ पर उस टाइम पर एक मिलिट्री डिक्टेटर का रूल चल रहा था जिसका नाम था ज़िया उल हक, या फिर वो मिलिट्री जनरल जो कि रिस्पॉन्सिबल है ब्लैक सितंबर के लिए, जिसके ऊपर हम फ्यूचर में डिटेल्ड वीडियो लाएंगे। तो ये सारी एड पहले यूएसए और उसकी अलायंस के द्वारा कंटेनर्स के थ्रू शिप से कराची पोर्ट पे भेजी जाती थी। उसके बाद बलूचिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान के साउथ में इन मुजाहिदीन के हेल्प के लिए पहुंच जाती थी। CIA और यूएसए ने अपने इस मुजाहिदीन को सपोर्ट करने के ऑपरेशन को ऑपरेशन साइक्लोन नाम रखा। इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान ने मिडल मैन बनकर मोटा डॉलर छापा था उस टाइम पर 10 ईयर्स के लिए। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया कि क्यों यूएसएसआर ने इन्वेड किया और कैसे अमेरिका ने मुजाहिदीन को क्रिएट और देन उसके बाद में उनको फ्लरिश किया। अब हम लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि क्यों यूएसएसआर ये बैटल सक्सेसफुली जीत नहीं पाया। देखिए, जब इन्वेजन स्टार्ट हुआ अफगानिस्तान पर यूएसएसआर का, तो उसको काबुल, कांदाहार, हेरात और जलालाबाद जैसे मेजर सिटीज़ को कंट्रोल में करने में कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और ना तो कोई ज़्यादा लॉस और सेटबैक हुआ। मेन बैटल जो हुई वो अफगानिस्तान के रूरल एरियाज में हुई, जहाँ पे टाइम भी लगा और यूएसएसआर वहाँ पे जीत भी नहीं पाया। यूएसएसआर की इस रूरल एरिया में जो हार हुई, इसके मैंने 2 मेन रीजंस निकाले हैं अपने एनालिसिस से। पहला रीज़न ये है कि जो अफगानिस्तान का रूरल टेरेन है वो बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट है। ऐसी पूरा टेरेन जो है वो माउंटेन से घिरा हुआ है और साथ में कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ना तो रोड की, रेल तो पॉसिबल ही नहीं है। बिना कनेक्टिविटी के जो यूएसएसआर के टैंक्स थे या मिलिट्री व्हीकल्स थी, उनकी मूवमेंट हो ही नहीं पा रही थी उस जगह पे, जिसकी वजह से यूएसएसआर को हैवी डैमेज उठाना पड़ रहा था। जब सोवियत ने अपने हेलीकॉप्टर्स का यूज़ करना चाहा अपनी मिलिट्री को सपोर्ट करने के लिए अफगानिस्तान में, तो अमेरिका ने पाकिस्तान के थ्रू फिर से इन मुजाहिदीन को स्टिंगर मिसाइल सप्लाई कर दी। आप इमेज में देख सकते हैं कि यह है स्टिंगर मिसाइल। बहुत ज़्यादा पोर्टेबल मिसाइल होता है, इसे एक आदमी भी आराम से चला सकता है और ये हेलीकॉप्टर की हीट को पकड़ लेता है और हेलीकॉप्टर के ऊपर स्ट्राइक कर देता है। स्टिंगर मिसाइल की वजह से यूएसएसआर की कई सारे हेलीकॉप्टर्स डिस्ट्रॉय हो गए रूरल एरिया में अफगानिस्तान के अंदर। सेकंड रीज़न और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न मैं मानता हूँ इस यूएसएसआर के लॉस के लिए, वो ये है कि आपने ये तो सुना ही होगा कि उससे आप जीत नहीं सकते जिसके पास कुछ खोने के लिए नहीं होता। सेम चीज़ यूएसएसआर के साथ भी हुआ। ऐसे कि यूएसएसआर एक कंट्री थी, उसके अपने सोल्जर्स थे, प्रॉपर मिलिट्री थी, तो उनके लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, उनकी सैलरी, पेंशन और बाकी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता था यूएसएसआर को। भले ही यूएसएसआर एक डेमोक्रेसी नहीं थी, बट अगर सोल्जर्स की डेथ होगी तो उनके फैमिली के मेंबर्स के सामने और बाकी अपने कंट्री के सामने किसी ना किसी को तो अकाउंटेबल रखना पड़ेगा ना। इसके उलट मुजाहिदीन के पास कुछ था ही नहीं, ना उनको जीडीपी से मतलब था, ना ग्रोथ से, ना किसी लाइफ की अकाउंटेबिलिटी किसी के पास रखनी है। उसके अंदर ना तो प्रॉपर ट्रेन सोल्जर्स थे, ना उन्हें सैलरी वैलरी देना है किसी को। बस मुजाहिदीन अफीम लेते थे और लड़ते थे। सेकंड मेन रीज़न यही बना यूएसएसआर के डिफीट की। अब कैजुअलिटीज़ की बात करें तो यूएसएसआर के अंदर 15,000 से लेकर 20,000 ट्रूप्स की डेथ हुई और मुजाहिदीन की 75,000 से लेकर 90,000 की डेथ हुई। सिविलियंस डेथ की बात करें तो 8.5 लाख से लेकर 20 लाख डेथ हुई थी सिविलियंस में। आप नंबर्स के डिफरेंस को देखकर ही समझ सकते हैं कि दोनों में से मुजाहिदीन और यूएसएसआर में से कौन अपने लोगों के लिए और अपने सोल्जर्स के लिए अकाउंटेबल था। आफ्टर मैथ की बात करें तो यूएसएसआर के इस 10 साल लंबे चले कैंपेन में उसके बहुत ज़्यादा रिसोर्स लॉस हुए, जिसने फाइनल नेल इन द कॉफिन काम किया यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के लिए। और 3 साल के अंदर ही यूएसएसआर खत्म हो गया। 1989 में कैंपेन का एंड हुआ और 1991 में यूएसएसआर खत्म हो गया। अफगानिस्तान की बात करें तो वहाँ पे इंफ्रा वाइज डेवलपमेंट या जीडीपी वाइज डेवलपमेंट पूरे 10 साल चले कैंपेन में खत्म हो गया था। ऐसी की जो पहले वाली गवर्नमेंट थी वो कुछ काम करती भी थी, बट जब वॉर होने लगा, सिविल वॉर टाइप उस कंट्री के अंदर, तो डेवलपमेंट तो हो नहीं पाया। साथ ही में जब यूएसएसआर वापस चले गए तो जो बची हुई गवर्नमेंट थी पहले वाली, उसके कुछ लोगों ने मिल के मुजाहिदीन के साथ फाइट करने का सोचा, तो 3 साल तक और सिविल वॉर चली अफगानिस्तान के अंदर। बट एट दी एंड मुजाहिदीन जीत गए वॉर और उनका कंट्रोल आ गया अफगानिस्तान के ऊपर। इनमें से ही एक मुजाहिदीन लीडर था जिसका नाम था मुल्ला उमार या फिर मोहम्मद उमार, जिसने आगे चल के तालिबान को फाउंड किया और अगले 10 ईयर्स तक, यानी 1992 से लेके 2002 तक, 9/11 होने से पहले तक तालिबान ही पावर में रहा अफगानिस्तान में।
तालिबान के इस 10 ईयर्स के रूल जो कि 1992 से चालू हुआ था और 2002 तक था, इसे डार्क एज ऑफ अफगानिस्तान भी कहते हैं। तो ये था हमारा एनालिसिस सोवियत अफगान वॉर के ऊपर और बाकी इन्फॉर्मेशन जो उसके बारे में आपने जानी। अपने थॉट्स को इस वीडियो के बारे में और इस वॉर के बारे में कमेंट करें नीचे, और अब वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें फॉर वीकली हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड वीडियोस।